मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे आज के तमाम करंट अपडेट्स। बता दें सबसे पहले जहां पर पहला भारतीय गगन यात्री भेजने वाला एक्सियोम 4 मिशन फिर स्थगित कर दिया है। इसकी डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई है। इसी के साथ पंजाब जालंधर में स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। भगवंत मान और केजरीवाल आज इसका शिलान्यास करने वाले हैं। और बाटला हाउस विध्वंस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान, जहां आज इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है। इसी के साथ लालू यादव का जन्मदिन है। आज बिहार में युवा राजद जनसंपर्क अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। तो वहीं दिल्ली में आपको बता दें, गोविंदपुरी में भूमिहीन कैंप की झुग्गियों पर डीडीए का एक्शन हुआ है। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम यहां पर किया गया है। राजस्थान से करंट अपडेट आपको बता दें, दौसा मनोहरपुर हाईवे पर भीषण हादसे की खबर है। दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 4 लोग इसमें घायल बताया जा रहा है, जिनका इलाज जारी है। कर्नाटक के नारायण घाट में बिजली के खंभे के पास खेलते वक्त 11 वर्षीय बच्चे को करंट लगा, जिससे उसकी मौत हो गई है और लोग इससे गुस्साए हुए हैं। और इसी के साथ राजा रघुवंशी केस में 4 आरोपियों को लेकर गुवाहाटी से शिलांग जाने के लिए पुलिस टीम निकल चुकी है और इसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई भी पुलिस की ओर से की जा रही है। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर विभिन्न देशों की यात्रा से लौटे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की मेजबानी की है और इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान हुई बैठकों और चर्चाओं की जानकारी साझा की है। प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, पूर्व सांसद और प्रतिष्ठित राजनयिक शामिल थे, जिन्होंने हाल ही में विभिन्न देशों की यात्राएं की थी। इन दौरों के दौरान उन्होंने वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख और विश्व शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूती से रखा। आगे बढ़ेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वस्थ गुजरात मोटापा मुक्त गुजरात अभियान के अंतर्गत आज साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित योग शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को नियमित योग और व्यायाम के लिए प्रेरित करते हुए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी अधिकारी उपस्थित रहे। योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योगासनों का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों को प्रशिक्षण भी दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्य विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव ने एएसपी आकाश राव गिरिपंजे के ताबूत को उठाकर उनकी शहादत को नमन किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें कोटा एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए थे और इसको लेकर शोक की लहर भी यहां पर दौड़ पड़ी है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, श्री अरुण साव जी और हमारे सांसद, मंत्रीगण, विधायकगण सभी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और श्री आकाश राव का शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, निश्चित रूप से नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से आज धामी की बड़ी बैठक होने वाली है। सचिवालय में ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सचिवालय में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली। कई प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगने की आशंका है। सचिवालय में मंत्रिमंडल की ये अहम बैठक होगी। 5:30 बजे चारधाम यात्रा को लेकर बैठक करेंगे। हेली सेवाओं के सुगम संचालन के संबंधन में जो है बैठक होने वाली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जहां चारधाम यात्रा भी इसका एक अहम हिस्सा रहने वाला है। उसी के साथ कई प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है और तमाम प्रस्ताव
विकास से जुड़े हुए होने वाले हैं, जिसके जरिए कई सारी परियोजनाएं जो है वो शुरू की जाएंगी। तो बड़ी खबर धामी कैबिनेट की बैठक को लेकर 5:30 बजे का समय इसको लेकर मुकम्मल किया गया है, जब ये बैठक होगी और सचिवालय में ये बैठक बुलाई गई है। कई प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा को लेकर भी चर्चा होगी। राजस्थान को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से तैयार किए जा रहे विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की है और बैठक की अध्यक्षता भी उन्होंने की। बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और विजन डॉक्यूमेंट को यथा समय तैयार करने पर उनकी ओर से खासा जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त राज्य की आधारशिला भी है। उन्होंने कहा कि इस योजना में आधारभूत ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान के टोंक स्थित बना नदी में खतरनाक हादसे में 8 युवकों की मौत हो गई। सभी मृतक जयपुर के बताए जा रहे हैं, जो कि यहां पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। टोंक के एसपी विकास संगवान ने जानकारी दी है कि कुल 11 लोग नदी किनारे पिकनिक मनाने पहुंचे। से कुछ नहाने के लिए नदी में अचानक एक युवक गहराई में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने की कोशिश में एक एक कर कई युवक नदी में उतरे, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी डूबते चले गए। 3 युवक जो बाहर खाना बना रहे थे, इस हादसे में वो सुरक्षित बचे हैं। उनसे पूछताछ में पता चला है कि सभी साथ पिकनिक के लिए आए थे और मृतकों की शिनाख्त और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। ये 8 लोग जयपुर से यहाँ पर आए थे पिकनिक बनाने के लिए और तैरने के लिए। अब दुख इस बात का है कि ये 8 दोस्त भी थे, 11 लोग जो थे आपस में रिश्तेदारी भी थी और क्योंकि इलाका अनजान था, उनको ना तो अनुभव था ना एहसास था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं तैरने के लिए या पिकनिक बनाने के लिए। तो एक दूसरे को बचाने में भी आपस में फिसल गए और फंस गए और इसी वजह से 8 लोगों की मौत हुई है। इनकी बॉडीज को रिकवर किया गया है। 3 लोग जो समय खाना पका रहे थे, वो बाहर थे, वो बच गए। हम सबको बड़ा दुख है और एक साथ इतने लोगों का जाना ये बहुत ही। देखिए, इसमें करीब 11 जो अडल्ट हैं वो सामने आया था कि वो पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, जो कच्चा बंदा है बनासपुलिया के पास। वहाँ पर सारे के सारे जो रहने वाले वो जयपुर के हसनपुरा और घाट गेट के रहने वाले हैं। प्राथमिक तौर पर यही समझ में आया कि कुछ लोग नहाने के लिए उतरे थे, उनको बचाने के जब वो डूबने लगे तो कुछ लोग और नीचे उतर के उनको बचाने का प्रयास करने लगे, जिसमें ये घटना ने जो है बड़ा स्वरूप ले लिया। जो 3 रिकवर हुए हैं उनसे जो पूछताछ हुई तो उन्होंने बाकियों को पहचाना है और बताया है कि ये उनके साथ ही पिकनिक के लिए यहाँ पर आए थे। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, भूमिहीन कैंप में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में ये बुलडोजर चला है। एक एक करके यहाँ पर कई सारी झुग्गियां गिराई गई हैं, बताया जा रहा है। सुबह से ही तेजी से बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, जहाँ पर कई सारी झुग्गियां गिराई गई हैं, बताया जा रहा है। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में ये कार्रवाई की गई है और सुबह से ही लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जो है देखी जा रही है। भूमिहीन कैंप पर ही बुलडोजर चला है, जहां पर कई सारी झुग्गियां गिराई गई हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में ये बुलडोजर चला है। एक एक करके यहाँ पर कई सारी झुग्गियां भी गिराई गई हैं और तस्वीरें भी निकलकर सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बुलडोजर से किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है और भूमिहीन जो जमीन है वहां पर ये कार्रवाई की गई है। एक एक करके कई सारी झुग्गियां भी यहां पर गिराई गई हैं और ये कार्रवाई इसी तरह आगे भी जारी रहने वाली है, इसकी आशंका, क्योंकि भूमिहीन कैंप में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण हो रहा है उस पर पीला पंजा सरकार की ओर से चलाया जाएगा। ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने
धर्मगढ़ के उप कलेक्टर और आईएएस अधिकारी धीमान चकमा को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है और तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। ओडिशा सतर्कता विभाग की टीम ने धीमान चकमा को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहां पर लगाए गए हैं जिससे समय समय पर पानी का छिड़काव वहां पर हो पा रहा है। इसके अलावा जानवरों के भोजन में तरबूज, खीरा, ककड़ी और मौसमी फलों को शामिल किया गया ताकि उन्हें ताजगी और ऊर्जा मिल सके। तो भीषण गर्मी को लेकर जानवरों के लिए भी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, जहां बाड़ों में स्प्रिंकलर से लेकर गीले मैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए अब आपको बताएंगे भारत के निर्माण की गाथा। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में जश्न मना रही है। पार्टी मीडिया से बातचीत करके जनता तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम कर रही है और इसी क्रम में देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी के कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। के 11 साल कैसे बेमिसाल, तुष्टीकरण नहीं विकास में सबका साथ, स्टार्टअप इंडिया से सपनों की नई उड़ान, सेवा सुशासन के साथ हुआ गरीब कल्याण। बीते 11 साल संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड की कहानी विकास की जुबानी आज कह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे होने पर राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन तो किया ही, साथ ही कैसे भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दौड़ में अव्वल आ रहा है इसका भी बखान किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के ये 11 साल आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव के स्वर्णिम युग के रूप में जाने जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है बल्कि स्वयं को तपाकर खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, यानी भारत से ऊपर अब भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने उस ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पछाड़ा था जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के सफलतम 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं तब जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दुगनी हुई है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक की है पिछले 10 वर्ष के अंदर। इन 11 सालों में भारत की सुरक्षा संप्रभुता तो सशक्त हुई, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना भी साकार हुई और अब देश का शासन तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि हर नागरिक के संतुष्टीकरण के आधार पर अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी की माने तो अब देश को परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से मानवीय मिल गई है। अब चेहरा करके नहीं बल्कि पात्रता के अनुरूप हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह शासन की नीति का हिस्सा बना है और शासन अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की संतुष्टीकरण के आधार पर
अपनी योजना को आगे बढ़ाएगा। पिछले 11 वर्षों के अंदर नए भारत ने यह दृश्य देखा है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, डिजिटल इंडिया के माध्यम से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का एक मॉडल भी भारतवासियों को देखने को मिला है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण आम जन का जो विश्वास टूटा था, जो विश्वास खंडित हुआ था, वैश्विक मंच पर भारत की छवि जो तार-तार हुई थी, पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार से मुक्त, परिवारवाद से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है, जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बना करके भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की नींव का निर्माण करते हुए अगले 20 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने भी प्रस्तुत कर दी है। यही नहीं, नया भारत कैसे सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है वो जाने। भारत वैश्विक स्तर पर रक्षा निर्यात में अग्रणी है। भारत का रक्षा 2014 ये 1951 करोड़ से अब 2014 हो चुका है। भारत के रक्षा निर्यात में 1100 से ज्यादा की गई है। अब आपको बताते हैं कैसे भारत के रक्षा आधुनिकीकरण को अप्रत्याशित रूप से रफ्तार मिली है, कैसे रक्षा मसौदों के निर्यात और उनके नवाचार से लेकर रणनीतिक क्षमताओं का दायरा समाहित है, कैसे पीएम मोदी ने एक नया सामान्य देकर यानी न्यू नॉर्मल देकर पूरी की पूरी अवधारणा को ही बदल दिया है। सरकार की जुबानी सुनिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो या इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था का बाहरी ढांचा होता है, उसकी रीढ़ होती है और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था पर एक ध्यान केंद्रित किया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उस समय उन्होंने लागू की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना हाईवे के लिए लागू की थी। उसके उपरांत अगले 10 वर्ष तक फिर ये योजना ठप सी पड़ गई। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान इनकी हाईवे की स्पीड 11 किलोमीटर प्रतिदिन थी और आज ये उससे 3 गुने से लगभग 35 किलोमीटर प्रतिदिन है। 35 किलोमीटर हाईवे पर डे बनने की स्पीड आज नए भारत की है और इस दौरान देश के अंदर 3,80,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पिछले 11 वर्ष के अंदर हुई है और इसी प्रकार से देश के अंदर हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के लिए कार्य हुआ, जिसमें 3,600 किलोमीटर कॉरिडोर देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है, जो दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। इन 11 वर्षों में लगभग 55,000 किलोमीटर हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। आज भारत की जो प्रतिदिन स्पीड है, हाईवे की स्पीड है, जो आज हाईवे हमारे बन पा रहे हैं 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आज बन रहे हैं, जबकि 2014 तक
आतंकवाद के प्रति भारत ने वैश्विक पटल पर अपनी प्रतिक्रिया बदल दी है। 2014 से पहले की अपनी प्रकृति को भारत बदल चुका है। भारत की सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा बनता है तो जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसा अमल बेशक है। ये सब